वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। वीरभूमि राजस्थान की इस पावन धरा पर इस अत्यंत सुप्रसिद्ध जयपुर नगरी में आप सब लोगों के सम्मुख खड़े होकर के आजादी के अमृत वर्ष के चिंतन का यह अवसर प्राप्त करा देने के लिए मैं हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। हम लोगों को इस प्रकार का चिंतन करने की आवश्यकता है। राजस्थान की भूमि के ऊपर यह चिंतन आरंभ होना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि यह वो भूमि है जहां से हमारे पूर्वज पौने 200 वर्ष पूर्व चले थे, किशनगढ़ से। और इस भूमि को मैं निरंतर याद करते रहता हूं क्योंकि यह स्वाभिमान की भूमि है, यह शक्ति की भूमि है, यह भक्ति की भूमि है और यह पराक्रम की भूमि है, पुरुषार्थ की भूमि है। संपूर्ण देश को दिशा दे सकने की क्षमता इस प्रदेश में है और यहां पर बैठ करके हम लोग आजादी के अमृत काल का किस प्रकार नियोजन किया जाना चाहिए इसका चिंतन कर रहे हैं। यह अमृत घटिका या अमृत बेला हम लोगों के लिए भी है। हम सौभाग्यशाली है कि इस देश को ऐसे एक सम्माननीय प्रधानमंत्री का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ जिन्होंने इस अमृत काल की संकल्पना को हम लोगों के सामने रखा है। यह हमारा राष्ट्र नया नहीं, प्राचीन है, पुरातन है, सनातन है और इस राष्ट्र के इस अमृत काल की एक संकल्पना हमारे सामने रखना यह हम लोगों के लिए एक पाथेय है। इस पाथेय का चिंतन किया जाना चाहिए। हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने इस अमृत काल की केवल घोषणा नहीं की, उसके सूत्र हम लोगों को प्रदान किए। 25 वर्ष का यह अमृत काल, आजादी की शताब्दी का समारोह हम जब मनाएंगे उसमें 25 वर्ष हम लोगों को अभी बाकी है और इस 25 वर्षों की अवधि को अमृत काल कहा गया। अमृत पीकर के मनुष्य पुनर्संजीवित होता है, पुनर्जीवित हो जाता है। हमारा राष्ट्र, जिस राष्ट्र की चेतना को दबाने का, कुचलने का प्रयास बहुत बड़ी मात्रा में किया गया, ऐसा भी कहा गया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज हिस्ट्री ऑफ incessant defeats. No sir, it's not a history of incessant defeats, it's a history of incessant struggle. हम लोग स्ट्रगल करते रहे। ध्यान रखना मित्रों, पहली बात, इस देश की मूल भूमिका में ही अमृत भरा हुआ है। इसके डीएनए में अमृत है, क्योंकि
आप पूरे विश्व के इतिहास को देखिएगा। ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम मरने वाले राष्ट्र है नहीं, यह मृत्युंजय राष्ट्र है, लेकिन मृत्युंजय राष्ट्र को भी अमृत पिलाने वाला कोई आना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भी बेहोश होकर के गिर गए थे और वे नागपाश में बंद होकर के पूरी सेना के साथ, उस समय गुरु जी ने जाकर के अमृत लाया और उस अमृत से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सारी सेना पुनर्जीवित हो उठी। वो बेहोशी चली गई, हम लोग भी बेहोश हो गए थे। पराधीनता के काल में, पारतंत्र के काल में आई हुई बेहोशी तो अपने स्थान पर थी, वह स्वाभाविक थी। फिर उसके पश्चात भी 70 वर्षों तक ये बेहोशी हमारी गई नहीं। जितनी बेहोशी पहले थी उससे भी अधिक बेहोश शायद कर डालने का प्रयास इन 70 वर्षों में हुआ, लेकिन गत 10 वर्षों में ऐसा सुंदर प्रयास हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में वह बेहोशी समाप्त हो गई और आने वाले 5 वर्षों में वह पूरी समाप्त होने वाली है। यह अमृत काल इसलिए है, हम जग रहे हैं, हम पुनः उठ करके खड़े हो रहे हैं, और इसके लिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो सूत्र दिए हैं उनका विचार करना बहुत आवश्यक है। क्या क्या सूत्र उन्होंने दिए? पहली बात उन्होंने कहा, यह देश विकसित होना चाहिए, देश का विकास, ये उनका पहला उन्होंने स्वयं शब्द का प्रयोग किया है। आजादी के अमृत वर्ष के 5 प्रण उन्होंने बतलाए। पहला प्रण है कि इस देश का विकास होना चाहिए। क्या होता है विकास? सादी भाषा में वर्णन करना आधार भी देता है ताकि वह आकार ठीक से आ जाए। उसी प्रकार आपको अंकुश तो रखना ही है, अंकुश नहीं रखेंगे तो इस देश में चलेगा नहीं, क्योंकि इस देश को जो अनेक आदतें लगी हैं उसमें अनुशासन के पालन न करने की एक बुरी आदत भी इस देश में है, और इसलिए अंकुश तो आपको रखना ही पड़ेगा। और एक सादी बात है, समय का पालन हो, या सादी बात है, जिस बात को जिस धारणा से करने के लिए कहा गया हो उस प्रकार से उसको किया जा रहा है कि नहीं, इसका अवलोकन करना। और बातें मैं आपको क्या बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय की ओर आप देखिए, उनके साथ इंटरेक्शन करने का इतनी बार मुझे अवसर मिला, हर बार मैं उनसे प्रभावित रहा कि वे कितने आत्मनियंत्रित हैं। हमारे महाभारत में कहा है, आत्माजय सदा राज्ञा, जिसको लोगों पर शासन करना है उसे स्वयं अपने ऊपर शासन करना आना चाहिए। इफ यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड यू कैनॉट कंट्रोल पीपल, यू कैनॉट कंट्रोल योर ऑफिसर्स। और इसलिए हम स्वयं इतने नियंत्रित बन जाए। कुछ बातें मुझे याद आ जाती है। माननीय स्मृति ईरानी जी के साथ हम बैठे थे, माननीय सुखजी सिंघल और हम, और एकदम में 15-16 की बात है। उस समय उन्होंने कहा कि भैया ने ऐसा कुछ कर दिया है कि ठीक 9 बजे उनका हमारे सारे मंत्रियों के टेबल पर लैंडलाइन पर फोन आता है। 9 बजे वे स्वयं अपनी कुर्सी पर होते हैं और 9 बजे उनका लैंडलाइन पर फोन आता है कि हम अपने कुर्सी पर है कि नहीं। एक प्रधानमंत्री अपने को इतना नियंत्रित रखता है तब जाकर के वह बाकी बातों को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए हम अपने ऊपर अंकुश रखना सीखे, समाज के ऊपर, हमारे अफसरों के ऊपर तो हमें अंकुश रखना आना ही चाहिए, लेकिन उनको आधार देना भी आना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री महोदय का और मंत्रियों का जनता के साथ कोई संपर्क नहीं आता है। ये संपर्क आते हैं, उद्घाटन के लिए चले गए, आपके साथ तो आता है, सामान्य जनता के साथ उनका संबंध रोज नहीं आता है। उनके साथ संबंध आता है सामान्य अफसर का, उनके साथ संबंध आता है पुलिस का, उनके साथ संबंध आता है जो अन्य हमारे ऑफिसर्स है उनका,
वहां के लोगों का व्यवहार कैसा होगा, इससे जनता सरकार कैसी है इसका निर्धारण करेगी। वहां के लोगों का व्यवहार, एक पुलिस का व्यवहार कैसा होगा, एक कलेक्टर ऑफिस में व्यक्ति गया, उसको कैसी ट्रीटमेंट वहां पर मिलती है, इससे वो पता लगाएगा कि शासन कैसा है। वो तुरंत ऐसे ही बोल देगा कि इनके राज में तो ऐसा ही है, इनके राज में तो ऐसा ही है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, और वो 2 बड़े उदाहरण दूंगा। आपने 2 कुंभों को देखा होगा। एक कुंभ उज्जैन में हुआ और एक कुंभ, पिछला कुंभ जो हुआ वह प्रयागराज में हुआ। मैंने 5 कुंभ देखे, लेकिन पिछले उज्जैन का कुंभ और प्रयागराज का पिछला कुंभ हमने देखा, हम तो चकित रह गए। पुलिस का इस प्रकार का व्यवहार, एक भी स्थान पर एक भी पुलिस ने एक भी व्यक्ति को अपमानित नहीं किया। किसी ने उन पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी होगी कि लोग अपने हैं, ये साधु संत अपने हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। सबके साथ उनका व्यवहार इस प्रकार का था। तो सबको क्या लगा, अरे वाह, कुंभ तो हमने बहुत देखे, लेकिन शिवराज सिंह के राज में जो कुंभ देखा उज्जैन का, वो तो विलक्षण था। योगी जी के राज में जो कुंभ हमने देखा वो तो विलक्षण था। योगी जी को श्रेय किसके कारण गया? वहां के पुलिस के व्यवहार के कारण गया। यदि वही पुलिस हमारे साथ बर्बराक व्यवहार करता है तो आलोचना किसकी होगी? मुख्यमंत्री की होगी। मैं उसका भी उदाहरण आपको देता हूं। दुर्दैव की बात है, 2 वर्ष पहले की घटना, महाराष्ट्र में पालघर जिले में साधु महात्माओं को देखो, उसकी वीडियो क्लिप उपलब्ध है। 2 साधुओं को पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया। आई एम नॉट टॉकिंग बेसलेसली। पुलिस ने मिलकर के भीड़ के हवाले 2 साधुओं को कर दिया, और उन 2 साधुओं की दर्दनाक हत्या आप लोगों को इस बात का पता होगा। Who did it? ये पुलिस ने किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो मुख्यमंत्री की वैसी मंशा थी। मुख्यमंत्री ने थोड़ी इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन दी होगी। बदनाम कौन हो गया? बदनाम मुख्यमंत्री हुए। अंतिम व्यक्ति के, हमारे प्रशासन का अंतिम व्यक्ति समाज के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके अनुसार समाज की धारणा मंत्रियों के बारे में बनती है, शासन के बारे में बनती है, सरकार के बारे में बनती है। और इसलिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम शासन में है, ये बात सत्य है, हम शासक हैं, ये बात सत्य है, लेकिन शासक भी शोभा तब देता है जब वो सेवक बनकर के काम करता है। सब पर राम तपस्वी राजा, हम राजा को भी तपस्वी के रूप में देखते हैं। और राजा जब तपस्वी के रूप में देखा जाता है तो उसके नीचे काम करने वाले सभी के सभी लोगों को उसका एक अंश तो प्राप्त करना चाहिए। किस प्रकार के व्यवहार से सरकार सम्मानित होती है और किस प्रकार के दुर्व्यवहार से सरकार लांछित हो जाती है, दोनों उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। ये सब करते समय मित्रों, हम लोगों को पक्षपात रहित दृष्टिकोण रखने की बहुत आवश्यकता है। अपना दृष्टिकोण पक्षपात रहित होना चाहिए। और इसमें आप जहां भी काम कर रहे हैं,